Now we are going to study our new chapter, which is chapter number 6, transition elements. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप लोगों ने, ये आपके पास बेसिकली है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। रीजन ये है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने की, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एक तो ये एस और पी ब्लॉक के दरमियान में है। अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी पोजिशन दिखाऊं, ठीक है, ये आपको पीरियोडिक टेबल ठीक, इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो ये जो फर्स्ट टू रोज हैं ये एस ब्लॉक की हैं। ठीक है, ये डार्क ग्रीन से लेकर ये यहाँ मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन सब से लेके ये एंड तक यहाँ पे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब ये जो लाइट ग्रीन वाला पोर्शन है ये सारा आपके पास जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, ये सारा जो लाइट ग्रीन पोर्शन में है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इनको हम कहते हैं बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने की रीजन ये है क्योंकि ये इन बिटवीन इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज मेटल से भी मैच करती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से भी मैच करती हैं, इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी ऑर्बिटल के अंदर आते हैं, तो इस वजह से इनको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजिशन मतलब के मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, उसके बाद इसको अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मे बी डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव पार्शियली फिल्ड डी और एफ सबशेल। ठीक है, इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्योंकि इसके अंदर ये पार्शली फिल्ड हो सकते हैं। ठीक है, पार्शली यानी कि थोड़े से एक दो इलेक्ट्रॉन्स हो। टोटल वैसे आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और जो एफ है उसके अंदर आते हैं 14। ठीक है, तो इनकी इस तरह से फिलिंग होती है। Transition elements may be defined as those elements which have partially filled D or F subshells in atomic state or any of their commonly occurring oxidation state। ठीक है, इनके किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी इनके इलेक्ट्रॉन डी या एफ में आ रहे होते हैं, या जब ये अपने एटॉमिक स्टेट के ऊपर रहते होते हैं, या इनके ग्राउंड स्टेट में। यहाँ पे उन्होंने 3D ब्लॉक एलिमेंट्स, 4D, 5D। अच्छा जी, अब ये 3D क्या है? 3D का मतलब है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसका जो पीरियड नंबर है वो थर्ड है, थर्ड पीरियड के ये एलिमेंट्स है, फोर्थ पीरियड के और ये फिफ्थ पीरियड के उन्होंने आपको मेंशन किए हैं। साथ में आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। 3D यानी कि थर्ड पीरियड के जो हैं वो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो इन सब के पहले आर्गॉन यानी कि आर्गॉन जैसी नोबल इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आगे स्कैंडियम की 3D1 4s2। तो आप देखेंगे कि इन सब की 3D के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से 3D1 है, 2 है, 3, 4, इस तरह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस वजह से ये आपके फिर 4D के अंदर, तो इन सब की 4D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इनके जी 5D के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से the D block and F block elements are called transition elements। अब transition elements कहने की reason because they are located between S and P block elements and their properties are in the transition between metallic elements of the S block। S block के अंदर आपकी metals होती हैं, उनकी तरह की है, और non metallic elements of the P block। इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल ये एस और पी के इन बिटवीन होती है, इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। यहाँ पे अब टेबल 6.2 के अंदर उन्होंने डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई है वैलेंस शेल ऑफ द फर्स्ट सीरीज यानी कि 3D से थर्ड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल से बताई है। ठीक है, स्कैंडियम, सबसे पहले स्कैंडियम में उन्होंने आपको ये बताया है स्कैंडियम आर्गॉन जैसी। ठीक है, आर्गॉन से आगे अब इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है 3D के अंदर 1 चला जाएगा और 4s के पास 2 चले जाएंगे। ठीक है, जबकि इसका वैलेंस ये पूरी शेल है 3D और ये 4s। ठीक है, इस शेल के अंदर इसके, लेकिन आप सब कहते होंगे कि जी ये 4s में क्यों गया, पहले ये यहाँ पे हो जाता है। उसकी रीजन ये है इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए या वो अपने आप को उनकी वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल करना चाहते हैं या पार्शली फिल्ड। ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए या वो चाहते हैं कि हम पार्शली फिल्ड हो जाएं। पार्शली फिल्ड होने का मतलब ये है कि अगर एस ऑर्बिटल है तो वो पार्शली फिल्ड क्या होगा, 1 अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा फिल्ड है। अगर आपके पास है क्या नाम है, फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ऑर्बिटल के अंदर आते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उन्हें 3 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए तो वो थोड़ा सा बहुत स्टेबल हो जाते हैं, वो पार्शली फिल्ड हो गए। ठीक है, इसमें डी
जो ऑर्बिटल है उसके बाद टोटल जो है होने चाहिए 10, मैक्सिमम 10, लेकिन अगर वो 5 पे भी आ जाएगा तो इसका मतलब है वो पार्शली फिल्ड है, वो स्टेबल है। ठीक, एफ ऑर्बिटल मैक्सिमम 14, लेकिन अगर वो उसके पास 7 भी आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा स्टेबल है, थोड़ा सा स्टेबल है, कंप्लीटली स्टेबल नहीं होता। कंप्लीटली स्टेबल तभी होगा जब इनकी पूरे ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम एस के अंदर 2, पी के पास 6 या डी के पास 10 और एफ के पास 14, लेकिन अगर पार्शली फिल्ड भी हो जाए तब भी ये थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी अगर 3D में हम अगर प्लेस कर देते हैं तो ये D क्योंकि पार्शली फिल्ड भी नहीं होता, इस वजह से ये स्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ S को फिल कर देते हैं, S 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके भी फिल अप हो गया तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी आर्गॉन जैसी है, आर्गॉन से आगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 ये कंप्लीटली फिल्ड हो गए, ये स्टेबल हो गया और बाकी यहाँ पे चले जाएंगे। वेनेडियम में भी सेम ऐसे कि 2 इधर चले गए, बाकी 3 इधर आ गए। क्रोमियम में उसके पास है, यहाँ पे हो गए 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है क्रोमियम में, क्रोमियम में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ 5, और यहीं पे आपके पास यह क्या करेगा अपना, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर दे देगा। ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स में चेक करना, क्रोमियम के अंदर ये, क्योंकि क्रोमियम के पास आर्गॉन जितने और आर्गॉन से आगे 6 एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो वो बाकी क्या करेगा कि अपने यहाँ पे 5, ताकि ये भी पार्शली फिल्ड हो जाए, और ये 4s जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली इधर दे देगा, ताकि ये पार्शली 3D भी पार्शली फिल्ड हो गया और जो 4s है वो भी पार्शली फिल्ड है। इस तरह से क्या होगा, क्रोमियम जो है स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ से 4s से इसने जंप करके एक इलेक्ट्रॉन अपना इधर देगा। उसके बाद आ जाते हैं मैग्नीज। अब यहाँ पे तो 5 हो गए पार्शली फिल्ड। ठीक है, ये पार्शली फिल्ड होके कंप्लीट है। अब एक जो इलेक्ट्रॉन आया है वो इसको कंप्लीट कर देगा, क्योंकि अगर ये इधर जाता है तो ये 3D 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इतना स्टेबल नहीं है जितना ये 5 के साथ, यानी पार्शली फिल्ड में स्टेबल है। तो इस वजह से पहले इसको उन्होंने किया। आयरन के केस में इसको कंप्लीटली फिल करने के बावजूद भी अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये डी में चला जाएगा। फिर कोबाल्ट में ये पेयर अप हो गया, निकल में। ठीक है, तो क्रोमियम और कॉपर में आप देखें, अब कॉपर पहले निकल का देख लें। निकल के पास कितने थे, आर्गॉन के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह से, अभी कॉपर में क्या होगा कि यहाँ पे ये पूरा फिल्ड होने की बजाय, ठीक है, इससे एक ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन आप देखें ये दोनों इकट्ठे साथ ही पेयर्ड अप हो गए हैं। रीजन ये कि यहाँ से निकल से कॉपर आने में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ था, पेयर अप इसको होना चाहिए था, लेकिन कॉपर ने क्या किया, ये 4s वाले ने अपने आप को पार्शली फिल करके इसको, ताकि डी जो है ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, ये स्टेबल हो जाए, उसने ये पार्शली फिल होके भी स्टेबल हो गया और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो ये कॉपर का जो डी है वो भी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये कॉपर और जो ऊपर क्रोमियम है ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। रीजन ये है कि एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए, कि ये कंप्लीटली फिल्ड होके स्टेबल हो गया, ये पार्शली फिल्ड होके स्टेबल हो गया। क्रोमियम में डी को यहाँ से 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन देके इधर आ जाएगा। ठीक है, ताकि क्रोमियम भी, ये डी ब्लॉक भी पार्शली फिल्ड हो जाए और ये भी पार्शली फिल्ड हो जाए और ये दोनों स्टेबल। तो क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ताकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, the detailed electronic configuration of the valence shell of the first transition series is shown in table 6.2. You will notice that in chromium, one electron from S subshell has been used for half filled D subshell. ठीक है, एक जो था S subshell का वो यूज किया हमने ताकि जो हमारा D है वो हाफ फिल हो जाए। Similarly, in copper, one electron from S subshell has gone to D subshell to fill it completely. तो कॉपर के केस में क्या हुआ, अगेन S सबशेल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन D को दे दिया ताकि वो completely fill हो जाए। This appears to be due to a certain measurement of stability associated with half filled D5 shell and full D10 shell. ठीक है, जो D वाले हैं हाफ फिल्ड हो गया तब भी वो स्टेबल है, और अगर वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए वो तब भी स्टेबल है। तो क्रोमियम के केस में जंप करने की रीजन ये थी कि वो हाफ फिल्ड हो जाता D5, और कॉपर के केस में क्या है, ताकि वो D10 होके स्टेबल हो जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद ये टिपिकल नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आप लोगों का जो टॉपिक है ये कट हो चुका है। उसके बाद हम आगे ये पीरियोडिक टेबल का आपको बता दिया। ट्रांजिशन एलिमेंट, बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट ये डी ब्लॉक, और नीचे आपको पता है पीरियोडिक टेबल में एक एफ ब्लॉक भी होता है, तो एफ और डी ये दोनों ही आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है,
उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कि because of this similar electronic configuration, the d block elements closely resemble one another in the physical and chemical properties. अब किस तरह की resemblance है इनकी properties में कि they are all metals in true sense. ठीक है, जो transition elements हैं हम इनको transition metals भी कहते हैं क्योंकि ये metals हैं. metals होने की reason क्या होती है कि ये अपने इनके पास unpaired electron है, ठीक है, free electrons हैं, तो इसका मतलब है ये good conductor of heat और electricity भी हैं. ठीक है, they are all metals in true sense, some of which play important role in industry. ठीक है, industries के अंदर ज्यादा यूज होते हैं ये वाले elements. They are all hard and strong metals with high melting and boiling point. आपको पता होगा metallic bond इनके दरमियान में होता है, इस वजह से high melting and boiling point है. और they are also good conductors of heat and electricity. Metals हैं, इनके पास free electrons हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये आपके पास good conductors of heat भी हैं और electricity. दे फॉर्म एलॉयज. एलॉयज क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स. तो ये खुद भी मेटल किसी और मेटल के साथ मिलके ये मिक्सचर बना लेते हैं विद वन अनदर एंड आल्सो विद अदर एलिमेंट्स, तो इसको हम कहते हैं एलॉय. विद फ्यू एक्सेप्शंस दे शो वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी तक आपने जितने एलिमेंट्स पढ़े हैं तो मोस्टली उनके अंदर एक या दो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, लेकिन इन ये जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ठीक है, 3, 4, 5 काफी सारी 7 तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं. Their ions and compounds are colored in solid state. ठीक है, solid state के अंदर क्योंकि ये transition elements हैं तो ये क्या करते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में जब जाता है और हाई से जब वापस लो में आता है तो ये एनर्जी इमिट करता है. एनर्जी इमिट करने वो एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो आपकी विजिबल रीजन में आती है तो हमें कलर्ड नजर आते हैं, ठीक है. देयर आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन फॉर्म एटलीस्ट इन वन इफ नॉट ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट. अपनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पे तो लाजमी नहीं कि वो कलर शो करे, अपनी कोई ना कोई एक के ऊपर एटलीस्ट वन कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर वो लाजमी अपने कलर्स शो करता है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये आपके पास कलर्ड है, ठीक है. सबसे बेस्ट तो आप लोगों को पता है कि कॉपर, कॉपर का कलर होता है लाइट ब्लू, नीला थोड़ा आपको सबको पता होगा, ठीक है. तो ये मतलब कॉपर भी इसी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से ही है. उसके बाद ये इनकी थी फिजिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये रिजेम्बलेंस थी. अब इनके आ जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. द फर्स्ट वन इज बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी यानी कि इनके बॉन्ड बनने की जो एनर्जी है उस टाइम पे, ठीक है. ट्रांजिशन मेटल्स शो गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे उनकी टफनेस है, मेलिएबल, डक्टाइल नेचर, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. तो इनकी गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं. दे आर टफ. अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि ये हार्ड होते हैं, ठीक है, तो ये टफ है, मेलिएबल है, टेक्टाइल है. मेलिएबल और टेक्टाइल आप लोगों को पता है कि इनको शीट्स या पाइप्स में इनकी शेप आप कर सकते हैं विदाउट ब्रेकेज, ब्रेक हुए बगैर आप इनको मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है. The toughness of these metals indicates strong metallic binding. ठीक है, this is because अब इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बाइंडिंग किया, उसकी रीजन ये है कि अपार्ट फ्रॉम एस इलेक्ट्रॉन तो है ही इनके आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन साथ में क्या आते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अंडरलाइन हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आल्सो पार्टिसिपेट इन बाइंडिंग. बाइंडिंग के अंदर जो है एस इलेक्ट्रॉन्स तो है ही आउटर मोस्ट शेल के, लेकिन हाफ फिल्ड जो डी ऑर्बिटल है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है. तो इस वजह से इनकी बाइंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, मेटालिक बाइंडिंग. उसके बाद इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर आप पीरियड में मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी ट्रांजिशन सीरीज, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 5b. ठीक है, यहाँ पे जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो 5b तक क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज करते हैं. 5b के बाद क्या होता है? पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है. 5b और 6b के बाद जो है आफ्टर दैट पेयरिंग takes place and number of unpaired electron goes on decreasing till it becomes zero at group 2b. तो आखिर में क्या होता है कि पेयरिंग की वजह से जो एंड वाले एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ठीक है, तो उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जीरो. मैं आपको दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बताती हूँ कि ये क्या बात उन्होंने की है, ठीक है. अब ये एक ही पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं ये सारे, ठीक. तो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं. यहाँ पे अनपेयर्ड 1, यहाँ 2, 3, यहाँ पे कितने हो गए? 5, ये भी 5, ठीक है. उसके बाद 5b के बाद क्या हो रहा है? पेयरिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना शुरू हो गए कम. यहाँ पे 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे और एंड ऑफ द सीरीज क्या हो जाते हैं? 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उतनी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है.
ठीक है, ये उन्होंने आपको बताया है। यहाँ पर दोबारा से लाइन रिपीट करते हैं। In moving from left to right in any transition series, the number of unpaired electrons increases up to group 5b and 6b. After that, pairing take place and number of unpaired electrons goes on in decreasing till it becomes zero. Zinc पे जाके unpaired electron कोई भी नहीं रहता, आपके पास हो जाता है zero. उसके बाद ये उन्होंने आपको यहाँ पे ये ग्राफ भी दिखाया हुआ है कि आप यहाँ से स्टार्ट स्कैंडियम से करते जाएं, ठीक है, यहाँ पे तक अनपेयर्ड, फिर उसके बाद क्या होता है अनपेयर्ड, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होना शुरू होगी और जिंक तक जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगेन हो जाते हैं जीरो. बाइंडिंग इज स्ट्रॉन्गर अप टू 6b. जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है, ठीक है. जैसे नंबर ऑफ पेयर्स पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं तो बाइंडिंग जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है. एंड वीकन्स प्रोग्रेसिवली अप टू ग्रुप 2b. ठीक है, 2b का जो एलिमेंट है वो जिंक, तो इसकी जो बाइंडिंग है वो है वीक. This trend of variation in binding energy is shown in figure 6.1 in the first transition series. First transition series start होती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ठीक है. The general increase in binding energy ends at vanadium, ठीक है, यहाँ तक बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम हुई वेनेडियम पे, ठीक. This is due to change in metallic structure. For example, manganese. In third transition series, अब third transition series आपकी ये वाली है, ठीक है. इसमें क्या हो रहा है, the increase in binding energy ends at tungsten, ठीक है. और उसके बाद when all the 5d electrons contribute to binding, और फिर जैसे जैसे unpaired electrons शुरू होने paired होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ unpaired electrons कम होना शुरू हो जाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी. तो इनके इस तरह से है. फिर आ जाते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो ऑब्वियसली इनके मेटालिक एनर्जीज की बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग है, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन देयर एटम्स, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू द मिडल. वही सेम रीजन है कि वेनेडियम तक इंक्रीज होता जाएगा. उसके बाद जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट शुरू हुई बाइंडिंग एनर्जी भी वीक होना शुरू हो गई और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना शुरू हो जाते हैं. मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू द मिडल, मिडल तक इंक्रीज होता है ऑफ द सीरीज एंड देन डिक्रीजेस टू अ मिनिमम लेवल एट द एंड ऑफ द सीरीज. और फिर उसके बाद ये सारे ही आप समझें कि जैसे जो है एक माउंटेन की तरह कि एक तरफ पहले इंक्रीज होना शुरू होते हैं, एक मैक्सिमम मिड ऑफ दी सीरीज जो है एलिमेंट वहां तक मैक्सिमम, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पे मैक्सिमम. जैसे पेयरिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है तो बाइंडिंग एनर्जी भी वीक होना शुरू हो जाती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. तो ये आपको उन्होंने दोनों के ट्रेंड शो किए हुए हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. तो ये आपको उन्होंने स्कैंडियम से स्टार्ट हुई वेनेडियम तक, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होना शुरू हो गए तो जिंक तक ये जीरो हो रहा है. ये आपको थर्ड का उन्होंने बताया हुआ है. ये इस तरह से इनके ट्रेंड्स हैं, बाइंडिंग एनर्जी का भी और मेटालिक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का भी. अभी कोवलेंट रेडिया और आयनिक रेडिया आप लोगों को मैं एक दफा रिवाइज करवा देती हूँ. पहले कोवलेंट रेडिया क्या होता है, आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी अपना मूड होता है कि कभी वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कभी वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है. तो जब वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं एटम्स, ठीक है, उस टाइम पे जब आप उनका रेडिया मैयर करते हैं, रेडिया किस तरह से मैयर करेंगे, जिनके दरमियान में शेयरिंग हो रही है, तो एक के न्यूक्लियस से लेके दूसरे के न्यूक्लियस तक आप डिस्टेंस लेते हैं, फिर डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आ जाता है कोवलेंट रेडिया, ठीक. और आयनिक रेडिया जब वो आयंस की फॉर्म में होते हैं, केटाइन या एनाइंस, उनकी पर डिपेंड करता है, मेटल्स मोस्टली केटाइंस की फॉर्म में होते हैं, तो उनका आप जो केटाइनिक रेडिया कैलकुलेट करते हैं वो आयनिक रेडिया है, ठीक है. अच्छा जी, द कोवलेंट रेडियाई डिक्रीजेस रैपिडली एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज. अभी आपके पास वी की शेप है कि स्टार्ट ऑफ द सीरीज में ही जो है कोवलेंट रेडियाई कम होता जा रहा है, ठीक है, डिक्रीजेस ऑलमोस्ट बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट. फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको लगेगा ये कांस्टेंट हो गया है और फिर फाइनली बिगिन टू इंक्रीज और फिर एंड पे जाके क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक. The covalent radii decreases rapidly at the start of the series, then become almost constant and finally begin to increase at the end of the series. The increase in covalent radii is possibly, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, इंक्रीज होना क्यों शुरू हुआ, इज पॉसिबल ड्यू टू द फैक्ट दैट द filled 3d orbitals have contracted. असल में होता यह है कि यहाँ से जब जिंक की तरफ जाता है तो जिंक में 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है. जब ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, इसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, have contracted into the electron core so shield the outer. और फिर वो क्या करता है, जब खुद
श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये जो बाहर वाला 4s इलेक्ट्रॉन्स है उनको शील्ड करता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि कोवलेंट रेडियाई बढ़ जाता है, ठीक है। जितना अच्छा शील्डिंग होती है उतना रेडियाई इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो 3d है ये कंप्लीटली फिल्ड होना शुरू हो जाता है, कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है जिंक तक। तो फिर क्या होगा कि वो बहुत अच्छा शील्ड करता है 4s इलेक्ट्रॉन्स, उस वजह से जो है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं हो पाती और कोवलेंट रेडियाई इंक्रीज हो जाता है, ठीक। लेकिन चेंजेस इन द आयनिक रेडियाई अलोंग द सीरीज आर मच लेस रेगुलर। इसका बड़ा जिगजैग सा पैटर्न है आयनिक रेडियाई का। सो दैट पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज आयंस आर डिफिकल्ट टू रेशनलाइज। तो आप इसको कोई ट्रेंड नहीं बता सकते इसका। आयनिक रेडियाई जो ये जिगजैग है, कोवलेंट रेडियाई ऐसे है कि स्टार्ट ऑफ द सीरीज डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है और एंड ऑफ द सीरीज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गए कोवलेंट और आयनिक रेडियाई हो गया। इसको बस हम यहीं तक ही रखते हैं। बाकी जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, पैरामैग्नेटिज्म और ये सारी अब हम लोग बाद में स्टडी करेंगे जब हम लोग के कॉलेज ओपन हो जाएंगे। इसको हमने ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स को बस इन्हीं की प्रॉपर्टीज, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद हम लोग इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। फिर जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी से ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन है। बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन है उसका किस चीज से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑब्वियसली उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। जैसे पेयर्ड अप होना शुरू होते हैं बाइंडिंग एनर्जी वीक हो जाएगी, साथ में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद कोवलेंट और आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो आयनिक रेडियाई का कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक। और लेकिन कोवलेंट रेडियाई का एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाती है और एंड ऑफ द सीरीज जो है कोवलेंट रेडियाई इंक्रीज करता है। कोवलेंट रेडियाई एंड ऑफ द सीरीज क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल है वो फिल्ड अप हो जाता है। फिल होने के बाद वो बहुत अच्छा शील्ड करता है 4s इलेक्ट्रॉन्स को। s इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है, उनको बहुत अच्छे से शील्ड करता है। न्यूक्लियस की इतनी अट्रैक्शन नहीं रहती तो उनको शील्ड कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ तक बस हम इसको रखते हैं और अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स कि जो आप लोगों ने पूछना है